हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है जन सुविधाएं। हम इस चैप्टर को नोट्स की तरह करेंगे। अगर आप नोट्स लिखना चाहते हैं तो जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप नोट्स की तरह उतार सकते हैं उसे अपनी नोटबुक में। हमारे इस चैप्टर का नाम है जन सुविधाएं। तो सबसे पहले हम जन सुविधाओं का अर्थ समझते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऐसी सुविधाएं जो होती हैं जो सभी जनों के लिए होती हैं। सुविधाओं का मतलब होता है आराम, आरामदायक, और जन मतलब होते हैं जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो नागरिक हैं, कोई भी हैं, एक जगह पे जितने भी लोग रहते हैं। जैसे कि हमारे देश की जन जन सुविधाएं होंगी वो हमारे देश में रहने वाले लोगों के लिए तो होंगी ही, साथ में जो दूसरे लोग आते हैं उनके लिए भी होंगी। तो ये लोगों के लिए ही होती हैं। तो ऐसी सुविधाएं जो सभी लोगों के लिए आवश्यक होती हैं, सभी लोगों की ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, नालियाँ, कचरा प्रबंध, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो हमें डेली लाइफ में हर किसी को चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो इस तरीके की सुविधाओं को जन सुविधाएं कहते हैं। और हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो इन्हीं सब सुविधाओं के बारे में करेंगे कि हमारा जो देश है उसमें कुछ एरियाज़ तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वीआईपी टाइप लगते हैं और जहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, और वहीं कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी तक भी अपने टाइम पर नहीं आता। तो ऐसा क्यों है, इस बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चेन्नई को लोग और पानी की किल्लत। ठीक है, चेन्नई एक शहर है काफ़ी बड़ा। अब उसमें अलग अलग एरिया हैं, जैसे कि दिल्ली है, बहुत बड़ा शहर है, उसमें बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारे एरिया हैं। वैसे ही चेन्नई भी एक शहर है, बट उसमें और भी बहुत सारे छोटी कॉलोनियाँ, एरिया सब अलग अलग हैं। तो चेन्नई में सभी जगह एक जैसा पानी नहीं आता। वहीं पे अगर हम बात करें अन्ना नगर की बात करें तो वहाँ वो एक अच्छी जगह है। वहाँ पे अफसर वगैरह बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनकी अच्छी पोजीशंस होती हैं और अच्छा खासा कमाते हैं, ऐसे लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पे पानी 24 घंटे आता है। ठीक है, और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, मेलापुर की बात करें, तो वहाँ पानी की दिक्कत है। वहाँ कभी कभार पानी आता है, कभी नहीं आता। जब नहीं आता तो वहाँ के लोग टैंकर मंगवा लेते हैं पैसों में, और इस तरीके से एक एक जने पे महीने के मंथली 500 से 600 रुपये पड़ जाते हैं। सब मिलके टैंकर मंगवा लेते हैं। अब महीने में मान लीजिए 4 बार या 5 बार टैंकर आता है, तो सब आपस में पैसे मिला लेते हैं और मंथली 500-600 रुपये वो देते हैं। तो वो उनका जो पैसा जा रहा है वो फालतू का ही तो जा रहा है ना पैसा। वहीं अगर हम एक और जगह की बात करें, आ, मडिपाक्कम, मडिपाक्कम वहाँ पे एक और जगह है। तो वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा बेकार जगह है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक तो गरीब लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, एक तो उनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाता और ज्ञान भी नहीं होता, और ऊपर से वो गरीब होते हैं तो उनकी बात कोई सुनता भी नहीं है। इसलिए तो ये जो एरिया है मडिपाक्कम, यहाँ पे पानी आता ही नहीं है, और आता भी है तो इतना आता है कि लोगों के जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए पूरे दिन में एक बाल्टी पानी आता है, एक बाल्टी पानी ही मिल पाता है। एक ही टंकी लगी हुई होती है पूरे एरिया में और सिर्फ उसमें ही पानी आता है। अब सब बाल्टी ले लेके खड़े हुए हैं, सबको एक एक बाल्टी पानी मिल पाता है, फिर पानी चला जाता है। इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। तो वहाँ पे लोग हमेशा ही पानी खरीदते हैं। अब बताइए, एक तो वो गरीब, और ऊपर से उनके ऊपर पानी की किल्लत की वो पानी को खरीद भी रहे हैं। ऐसे में तो वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, उनके ऊपर पानी का बोझ जाता है, और फिर वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। पीने के लिए ही नहीं चाहिए हमें सिर्फ पानी, हमें कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, हमारी हर चीज़ में पानी शामिल होता है। तो इतना पानी कहाँ से लेंगे। आप सोचिए वहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे वहाँ पे। अब ना तो वहाँ पे शौचालय है और ना ही पीने का साफ़ पानी। अब आप ये बताइए कि ये जगह भी चेन्नई में है, और जो अन्ना नगर है जहाँ पे अफसर वगैरह रहते हैं वो जगह भी चेन्नई में है। अगर सरकार की पहुँच अन्ना नगर तक हो जाती है, वहाँ पे सरकार सारी सुविधाएं पहुँचाती है, तो फिर यहाँ पे मणिपाक्कम पे क्यों नहीं पहुँचाती। यहाँ पर आपको यही चीज़ समझानी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि हमारे देश में एक जगह पे सारी सुविधाएं पहुँच जाती हैं, वहीं दूसरे इलाके में कोई सुविधा नहीं होती। और आपको पता है चेन्नई में जो ये पानी की आपूर्ति की जो ये स्थिति है, ये कोई अनूठी नहीं है, कोई अलग नहीं है। गर्मियों के महीनों में अगर हम देखें तो ये वाला हाल पूरे देश में हमें दिखाई देता है जगह जगह। जहाँ पे सर्दियों में 24 घंटे पानी आ जाता है, तो उन इलाकों में भी गर्मियों में पानी की दिक्कत हो जाती है। पीने की पानी का ये हाल पूरे देश में हो जाता है। नगर पालिका की जल की पूर्ति करने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा फैलती जा रही हैं। निजी कंपनियां क्या करती हैं, वो क्या हमें फ्री में पानी देंगी, वो तो पैसे में देंगी। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग
वो खरीदते हैं कैंस वगैरह, कैन खरीदते हैं और पानी के टैंकर खरीदते हैं, ये सब निजी कंपनियां अवेलेबल कराती हैं। तो उनसे लेने में क्या दिक्कत है? उनसे लेने में ये दिक्कत है कि अगर हम उनसे पानी खरीदेंगे तो हमारा मंथली खर्चा हो जाता है, और मान लो निजी कंपनियां ऐसे ही फैलती गई हर जगह, तो फिर ये मुनाफाखोर हो जाएंगी। ये नहीं देखेंगे कि कौन अमीर है कौन गरीब है और किसको पानी कितना चाहिए, ये सिर्फ अपना मुनाफा देखेंगे। अब सोचिए कि अमीर लोग तो पानी फिर खरीद पाएंगे, गरीब कैसे खरीदेंगे? और जबकि ये चीज़ ऐसी है कि इसकी ज़रूरत तो होगी ही होगी। एक दफ़ा को अगर घर में सोफ़ा ना हो तो चलेगा, ठीक है, एक बार को घर में टीवी ना हो, एसी ना हो तो चलेगा, लेकिन आप सोचिए पानी ना हो तो चलेगा? ये तो अमीर गरीब कोई भी हो, कोई इसके बगैर रह ही नहीं सकता। इसलिए निजी कंपनियों का इस तरीके से फैलना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा फैल गई और गवर्नमेंट अपने काम पर ना लगी और निजी कंपनियां इस काम को करने लग गई, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए पानी का रेट हाई कर देंगी और फिर उसको हर कोई खरीद नहीं पाएगा। अगर आप देखें तो इसमें भी भेदभाव है जो निजी कंपनियां काम करती हैं। जो आलीशान होटलों में अगर हम देखें तो वहाँ पे रोज़ 80 बाल्टी प्रति व्यक्ति पानी दिया जाता है। इतना पानी वो यूज़ भी नहीं करते, 3 से 4 बाल्टी यूज़ होगा, एक आदमी अगर यूज़ करेगा तो बाकी का उनको चाहिए ही नहीं, फिर नेक्स्ट डे फिर उतना ही पानी आ जाता है उनके यहाँ पे। वहीं अगर हम शहरी इलाकों में देखें तो वहाँ पे 7 बाल्टी तक आ जाता है एक व्यक्ति के हिस्से में 7 बाल्टी पानी, इतना भी बहुत होता है जीवन यापन के लिए, अच्छे से गुजारा हो जाता है। और वहीं अगर हम झुग्गियों वाली बस्तियों की बात करें तो वहाँ 2 बाल्टी भी पानी नहीं मिलता पूरी फैमिली को। हम एक जने की बात नहीं कर रहे, फैमिली की बात कर रहे हैं। आप सोचिए वो अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे। अब जब इन बातों पे बहस छिड़ती है तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर सरकार से ये काम नहीं संभल रहा तो ये काम निजी कंपनियों को दे दो, प्राइवेट कंपनीज़ को। लेकिन प्राइवेट कंपनी के हाथ में भी आना ठीक नहीं है। आप देखेंगे कि अगर कोई चीज़ पूरे तरीके से प्राइवेट कंपनी ले लेती है, अब मान लीजिए आप हॉस्पिटल ले लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना महंगा ट्रीटमेंट होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना सस्ता ट्रीटमेंट होता है, वहाँ तो फ्री होता है। अब सोचिए अगर सारे हॉस्पिटल प्राइवेट हो जाए तो वो अपने मनमाने पैसे वसूलेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब फिर गरीब कहाँ जाएंगे? अमीर तो फिर भी ट्रीटमेंट करा लेंगे। वैसी ही हालत पानी की भी हो जाएगी, वो अपने मनमाने पैसे वसूलेंगे, फिर गरीब कहाँ जाएंगे? और जबकि पानी तो डेली की ज़रूरत है, इसलिए इसे निजी कंपनी को सौंप देना भी अच्छी बात नहीं है। ये ज़िम्मा तो सरकार को ही उठाना चाहिए और ये ज़िम्मा सरकार का ही होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जीवन के अधिकार के रूप में पानी। अगर हम देखें हमारे जीवन जीने के लिए और स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए ही पानी आवश्यक है। ये हमारी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर ये साफ़ हो तो हमारे शरीर को हेल्दी कर देता है, और अगर ये साफ़ ना हो तो, अगर ये गंदा हो तो इस तरीके की बीमारियां कर देता है, जैसे कि दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। आपको पता है भारत के लगभग 1600 लोग रोज़ सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं। अब आप सोचिए गंदे पानी का क्या है। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के आते हैं कि भारत में कितने लोग डेली पानी से बीमार हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, और गंदे पानी से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है। तो देखिए सब इसमें कवर है, सारे क्वेश्चंस बीच में से निकलते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें रट्टा मारने की नहीं होती, समझने की होती हैं। आप इसको समझिए, फिर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत देखें हम, तो पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में यह आता है कि जो पानी का अधिकार है, कि सभी को पानी का अधिकार है, ये जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का। इसका मतलब ये वाला जो अधिकार है ये है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वैसे हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे मौलिक अधिकारों में बहुत सारे कानून आते हैं। जैसे कि एक मौलिक अधिकार ये है जीवन जीने का अधिकार, सभी को जीने का अधिकार है। अब पानी भी तो जीवन का हिस्सा है, तो पानी को भी मौलिक अधिकारों में रखा गया है। तो इसमें ये कानून आता है कि सभी को पानी मिलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, और चाहे वो कहीं पे भी रहता हो देश में, सभी को पानी का अधिकार है। पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। सार्वभौमिक मतलब सबकी पहुंच होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों में जो कोर्ट होते हैं और सर्वोच्च न्यायालयों में, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमों में ये कहा गया है कि सुरक्षित पीने का पानी सभी को मिले, ये मौलिक अधिकार है। अब आप सोचिए अगर ये मौलिक अधिकार है तो जिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा वो खरीद कर पानी पीते हैं, क्या ये उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या वो कोर्ट में जाके इसके खिलाफ केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन ऐसी जगहों में ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, एक तो वो ज़्यादातर अनएजुकेटेड होते हैं, प्लस उनको ज्ञान भी नहीं होता इन चीज़ों का,
और जो एजुकेटेड होते भी हैं, ज्ञान भी होता है, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो केस वगैरह कर सकें, क्योंकि केस लड़ने के लिए भी बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो इस तरीके से तो कुछ करते नहीं हैं, वो बेचारे अपना जीवन यापन ऐसे ही करते रहते हैं। आपको पता ही है मौलिक अधिकार है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जन सुविधाएं हैं जिनकी सभी लोगों को ज़रूरत होती है, जैसे कि स्वच्छता। अगर स्वच्छता होगी तो बीमारी कम होगी। बिजली, परिवहन, मतलब ये गाड़ियाँ वगैरह, जैसे आपने देखा होगा कि कई इलाकों में तो बसें बहुत अच्छे से चलती हैं, ठीक है, और कई इलाकों में बसें बिल्कुल नहीं चलती, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा किराया देकर अपनी पर्सनल या फिर ऑटो वगैरह से जाना पड़ता है। तो ये परिवहन, विद्यालय का होना, कॉलेज होना, ये सारी जन सुविधाएं हैं। जन सुविधाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि ये एक बार अगर इसका निर्माण हो जाए, एक बार बन जाए, तो इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके किसी एरिया में एक स्कूल बन जाता है। अब सोचिए, आप अकेले तो उसमें जाएंगे नहीं, आपके एरिया के बल्कि दूसरे एरियो के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ने जाएंगे, तो कितने लोगों को उसका फ़ायदा होगा। तो जन सुविधाएं सभी जनों के लिए होती हैं और इसलिए इसका फ़ायदा भी सभी लोगों को होता है एक बार निर्माण होने पर। और जन सुविधाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि स्वच्छता, बिजली, परिवहन, विद्यालय, कॉलेज वगैरह। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सरकार की भूमिका, कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। तो देखिए, ये जो जिम्मेदारी है ये सरकार की ही होती है कि वह सभी लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध कराए। किसी भी आधुनिक समाज के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज आधुनिक बने, मॉडर्न बने, तो उसके लिए वहाँ इन सभी सुविधाओं का इंतज़ाम करना होगा, ताकि लोगों की जितनी भी मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकें। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है, ठीक है, अब इतने स्कूल, कॉलेज और पानी वगैरह प्रोवाइड कराएगी सरकार, तो उसको पैसा कहाँ से मिलता है, तो सरकार को ये अपनी जेब से खर्च थोड़ी करती है, हम ही लोग तो पे करते हैं उसके लिए भी। तो जो सरकार को टैक्स से पैसा मिलता है, टैक्स वसूली करती है, उस पैसे को सरकार क्या करती है, इन चीज़ों में खर्च करती है। ठीक है, अब हम टैक्स कैसे पे करते हैं, कुछ टैक्स तो हम इनडायरेक्ट पे करते हैं, जैसे कि हम 5 रुपये का बिस्किट खरीद रहे हैं तो उस पर 50 पैसे का टैक्स लगा हुआ है, हमें पता भी नहीं, हमने टैक्स दे दिया और हमारा टैक्स चला गया। और कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो हमारी सैलरी से काटे जाते हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ों से काटे जाते हैं। तो इस तरीके से सरकार सभी चीज़ों पर टैक्स लगाए रखती है और उन सब टैक्सों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी लोग पे करते हैं ज़्यादातर। और उस टैक्स वसूली से सरकार क्या करती है, ये सारी जन सुविधाएं उपलब्ध कराती है। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर नेता सब पैसे खा के बैठ जाते हैं और कोई जन सुविधा नहीं होती। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है, टैक्स से मिलता है। हर साल सरकार संसद में अपना बजट पेश करती है, मतलब जैसे घर का बजट होता है ना, मम्मी बताती है महीने का बजट कि मेरा बजट इतना है और इतने पैसों की ज़रूरत है, तो इतने पैसे पापा देंगे। ठीक है, अगर घर में बड़े भाई हैं तो इतने पैसे बड़े भाई देंगे, एक बजट होता है ना घर में भी। वैसे ही जो देश का बजट है वो संसद में पेश किया जाता है हर साल। बजट के ज़रिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का पूरा ब्यौरा देती है और बजट में सरकार ये भी बताती है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, मतलब कहाँ कहाँ से टैक्स वसूली की जाएगी। इस चैप्टर में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सभी मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।